अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। My pleasure, Arzu. Thank you so much. सर आज दो चीजें ही हैं जिन पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट। एक तो इलेक्शंस का रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं, और पीटीआई के नाम से जो जीते थे वो पीएमएलएन में चले गए, तो बड़ा शोर मच रहा है। लेकिन पहले जब यही इमरान खान के साथ होता था तो वो कहते थे मैंने विकेट गिरा दिए, Nice. लेकिन अब बहुत बुरा लग रहा है। और दूसरा मानी शंकर अय्यर साहब, उनकी बात हम करेंगे। उन्होंने जो कहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तारीफें की हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की उनकी भी स्टेटमेंट्स आई हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी ऑडियंस को भी और आपको भी, मानी बहुत शंकर अय्यर साहब के साथ। बल्कि मैं इनका तारफ कराऊंगा। मानी शंकर साहब जो हैं, मानी शंकर यार, मैं और उन्होंने मोती प्रो दिए जो उन्होंने बातें की हैं, और उसके साथ हमारे ये रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, कौंसल जनरल रह के जा चुके यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और उनके साथ एक रिटायर्ड हमारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं शाहिद मलिक साहब। मेरा तो जो उन्होंने बातें की हैं, मेरा तो दिल करता है दोनों को जाके हाथ चूमूं, जिस तरह की उन्होंने प्यार मोहब्बत की बात की। आपको पता, मैं तो खुद यही मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में शायद ये दोनों मुल्कों के अंदर रिलेशनशिप बेहतर हो सके। बल्कि ये भी सर 10-11 साल पुरानी पिक्चर है, जब वो इस्लामाबाद आए थे। इस्लामाबाद बहुत क्लब की पिक्चर है। बहुत बहुत बहुत, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो उनका आर्टिकल डान के अंदर आया है, वो तो कराची में आए हुए थे। वो जी जो जी। किसी बुक के लिए हिजर की राख है उसमें, तो उसके लिए वो आए थे। तो मैं उसके पहले उस पर बात करते, लेकिन पहले इलेक्शन में बात करते। इस इलेक्शन की बात करने से पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा आरजू, आपसे और पाकिस्तानियों से। ये फैसला आपको करना होगा कि हम इलेक्शन से हमने कुछ हासिल किया है या कुछ लूज किया है। इस पे बात करना चाहूंगा। इस पे मैं जो मेरा तज्जिया है इसके ऊपर, वो तज्जिया बेस्ड है। फीफन ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट, जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के ऊपर अपना रिसर्च करके बताती है कि इलेक्शन कैसे हुए। उनके मुताबिक 25 हलकों के अंदर 16 लाख वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं, मुस्तरद किए गए। लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ है। 2018 में 18 लाख वोटों को रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद जो तारीख रकम की गई है, ओन चौधरी साहब जिस हल्के से जीते हैं, वो एक सलमान अकरम राजा साहब लाहौर से, लोग उनके बारे में सवाल कर रहे हैं। चकवाल के एक हल्के के अंदर 24,500 वोटों को रिजेक्ट किया गया। फिर उसके बाद इस वक्त जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिनको कहा जाता है, कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है, कहने को इंडिपेंडेंट। कुछ लोगों ने अब मैं ये बताना चाहूंगा कि फीफन के मुताबिक जो तकरीबन 15-20 लोग ऐसे हैं जिनका नाम पीटीआई की वेबसाइट पे नहीं था, वो वाकई ही इंडिपेंडेंट। उनके बारे में नून लीग दावा कर रही है कि हमने 15-16 खरीद लिए उनमें से। उसमें बताना चाहूंगा कि वो कैद किस तरह है, जो दूसरे जिनके नाम थे पीटीआई की वेब लिस्ट पे। कुछ ने कुरान उठाए लोगों के सामने जाके, और कुछ लोगों ने फिल्में बना के, उनकी मूवीज बना के रिकॉर्ड पे रख दी गई कि हम अपने वोट नहीं बेचेंगे। अब वो देखते हैं उस मूवी की वैल्यू कितनी लगती है। रेट 35 करोड़ सेटल हो चुका है। जहांगीर तरीन साहब के एरिया के अंदर एलिगेशन है, वहां पे एक मैडम सुमरो है, वो 35 करोड़ का उन्होंने अपना टिकट बेचा था इलेक्शन से पहले। उसे आगे चलते हैं कि पीटीआई ने दावा किया है कि हम 3 जगह पे हुकूमत बनाएंगे, सूबा सरहद केपीके में, पंजाब में और मरकज में। तो कैसे बनाएंगे? वो ये कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन 100 हमारे लोग तो जीत चुके हैं। 100 सीटों के ऊपर हमने इस वक्त अपनी पिटीशन डाल रखी है। अगर उनमें से 30-35 भी हमारे हक में रिजल्ट आते हैं धांधली के, तो हम हुकूमत बनाने के हक में होंगे। मुर्शद पाक जो जेल से अपना आस्ताना चला रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि निकलो और आग लगा दो। कहने को तो उन्होंने कहा है पुरअमन एहतजाज, लेकिन पाकिस्तान में इसकी तारीख नहीं मिलती कि कभी भी कोई एहतजाज हो और वो पुरअमन हो। अब अगली बात बताना चाहूंगा कि एमएनएज जो इस वक्त बिके हैं, वो बिके हैं, एक तो पैसे लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, ये भी मैं बताना चाहूंगा। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फंड एमपीएस को दिए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को, तरक्याती। उधर हकीकत रिश्वत ही होती है। वो लगते तरक्की तो पाकिस्तान ने क्या करनी है। लेकिन अगर पंजाब के अंदर नून लीग हुकूमत बनाती है, तो एमएनएस जो है एक तो पैसे लेंगे और दूसरा फिर मजीद पैसों के लिए वो नून लीग को जाएंगे। अगली बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त नून लीग और बिलावल भुट्टो साहब को, पीपल्स पार्टी को मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठें और हुकूमत मुर्शिद पाक को दें। ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मुआशी हालात बहुत खराब हैं।
आईएमएफ आपको आपका बजट बनाती है, आपके सारे फैसले आईएमएफ करती है। उससे आगे चलते हैं तो सबसे बड़ा इस वक्त आपने क्या खोया क्या पाया। आप 32 लोग आपके मारे जा चुके हैं इलेक्शन में, 50 अरब रुपए का खर्चा आया। ये आपको 32 लोग माओ के बच्चे मर चुके हैं, 32 घरानों के बच्चों के बाप मर चुके हैं। 50 अरब रुपया जो एक गरीब तरीन कंट्री है, करप्ट तरीन कंट्री है, उसने इस एक्सरसाइज के ऊपर जाया किया। लोग क्या कहते हैं नून लीग को वोट 8 फरवरी को नहीं पड़े, 9 फरवरी को पड़े। इंटरनेशनल मीडिया कहता है 4 बजे के बाद, इलेक्शन वाले डे के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। 9 फरवरी सुबह तक सिर्फ 3% रिजल्ट आया था, वो भी बलूचिस्तान से। दूसरा, मोहसिन दावड़ साहब ने दावा किया है कि मेरे हलके के अंदर पोलिंग स्टेशन पे तालिबान ने कब्जा कर लिया था, वहां शूटिंग हुई है। मोहसिन दावड़ साहब इस वक्त हॉस्पिटल में है। अब फैसला आपने खुद करना है कि आप आगे गए हैं या 10 साल पीछे चले गए। आज अगर देखा जाए, आप जिस चौक में खड़े हैं, उस चौक के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ना हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल सकती है, ना एस्टेब्लिशमेंट एक हाइब्रिड सिस्टम के बगैर चल सकती है। लेकिन पीडीएम हुकूमत 2 बनेगी। क्या पीडीएम ने अपने 18 महीने के अंदर कोई तरक्की की थी? नहीं की थी। ये फैसला आपने करना है। आपके इस वक्त जितने फैसले करने वाले हैं वो सारे लंदन वासी हैं, उनके बच्चे लंदन में हैं। जो सामने लौंडे लपाड़े अमीर घरों के करप्ट अफसरों के बच्चे और बीवियां जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं। दुख का इजहार एक ये करूंगा, मेरे आसिम मुनीर साहब आर्मी जनरल साहब ने एम्बेसी में कहा था कि डायस्पोरा को पाकिस्तान का एम्बेसडर बना दें, बनना चाहिए। वो कहां खड़े हैं आज? मैं बताना चाहूंगा, वो जितना जाहिल मैट्रिक फेल आपका डायस्पोरा है, आज वो व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। जो बचे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी। और उनके कोई अल्फाज मुहज्जब अल्फाज नहीं है। पढ़े लिखे खानदानी लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। आपको सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो भी पता होना चाहिए आपको क्या हो रहा है। उस पर भी मैं ब्लेम करूंगा आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि उन्होंने हाथ पूरा सही तरीके से डाला नहीं है। ये जो कौम है ये डंडे के बगैर चलने वाली कौम नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या हो रहा है आज आपकी खबर जो है इस वक्त हो रही है, वो एक लोंड साहब हैं, उन्होंने उनका नाम है, वो इस वक्त ट्रेंड हो रहा है। उनकी एक गर्दिश कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, उन्होंने वीडियो बनाई है कि मैं इलेक्शन नहीं जीतना चाहता था, मुझे जबरदस्ती जिता दिया गया। जीता वहां से पीटीआई का कैंडिडेट है, मुझे जबरदस्त, मैं तो घर जा रहा था, रोटियां लेने जा रहा था तंदूर पे, रास्ते से पकड़ के तो मुझे उन्होंने कहा भाई तुम तो इलेक्शन जीत गए। जब रिसर्च की गई है तो वो तीसरे नंबर पर इलेक्शन हार गए। लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं आपके बहुत बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट जो बड़ा अरसा गायब भी रहे हैं, उन्होंने बगैर रिसर्च किए उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त एक वीला खड़का दिया है। ये खबर एक इस तरह की खबरें। दूसरी खबर जो मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े जिनके 10-10 अकाउंट हैं ट्विटर के, किसी ने ये खबर दी है कि फौजी भाईजान जाके जेल में मुर्शद के पांव पड़ गए हैं, माफिया मांग रहे हैं। जब किसी ने रिसर्च की, डयाला जेल का पूछा गया, कोई बंदा मुलाकात करने के लिए वहां नहीं है। लेकिन कसूर किसका है? आर्मी चीफ का है कि उन्होंने इनको ठीक नहीं किया। मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये मेरा क्वेश्चन है, 9 मई के लोगों को सजाएं अभी तक क्यों नहीं दी? इनको इजाजत किस तरह दी जा रही है कि जो मर्जी, जिसका मर्जी गिरबान चाक कर दें, फाड़ देंगे लौंडे लपाड़े यूपीटीआई के आप ट्विटर के ऊपर। कसूर इनका आपके अपने हैं। मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मुर्शद पाक की जेल का हाल अलीमा बाजी ने क्या बताया है। ब्रिटिश एक जर्नलिस्ट है पियर मॉर्गन, उन्होंने बताया है कि सुबह मुर्शद को योगर्ट और फ्रूट के साथ नाश्ता कराया जाता है, इंग्लिश अखबार दी जाती है, फिर उसके बाद अपनी मर्जी के स्टेशनरी बाइक पर एक्सरसाइज फरमाते हैं। 10 टीवी चैनल चेक करते हैं, उनको किताबें मर्जी की दी जाती हैं। 2 मुलाजमीन उनको दिए गए हैं उनके डेली चोर्स करने के लिए। उसके बाद वहां पे दरबार सजता है जिसमें 20-20, 25-25 वकील आते हैं, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं। उनकी मर्जी की देसी मुर्गियों में, देसी घी में उनको खाना दिया जाता है। अगर रान का आर्डर हो तो रान दिया जाता है।
मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर इसको जेल कहते हैं तो 25 करोड़ लोगों को जेल में डाल दें आप। ये जेल, कसूर इनका। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका दिया जाता है ताकि मीडिया एक्सपोजर कर सके, मुर्शद दरबार लगाते हैं, अपना बताएं उनको कि 80% फौज मेरे साथ है, 85% फौज मेरे साथ है। इस तरह मुल्क नहीं चलते, खासकर ऐसे मुल्क जहां पे फसल बीजी गई हो जिहाद की, जहां डॉलर बनाए गए हो अफगानिस्तान जंग पे। जब बार बार बच्चों को बताया जाए नस्तईन, ये सियासत नहीं जिहाद है, वहां पे इस तरह कौम नहीं चलती। तो सर इतने ऐश आराम क्यों दिए जा रहे हैं? एक तरफ तो टीवी चैनल्स पे कहते हैं नाम मत लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं बात की जा सकती, ना उनका नाम लिया जा सकता है, ना पार्टी का नाम लिया जा सकता है, बस कह देते हैं कि जेल में है और इस तरह से गोलमोल बात होती है। यही है ना, क्योंकि मुस्तकबिल कोई नहीं है। कोई भी काम ढंग से नहीं करना, फ्रॉड भी करना है तो ढंग से नहीं करना, अगर आपने धांधली करनी वो भी ढंग से नहीं करना। फॉर्म 45 47 नहीं लगाया गया। इंटरनेशनल मीडिया इसको यहां पे चीख चीख के कह रहा है कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, तो इसमें मेरा कसूर है? आपने नवाज शरीफ को लंदन से लाना था, 4 साल की जलावतनी के बाद 4 मिनट के अंदर सारे केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। मशीनें सारी लेकर एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, अदालतें खुली रखी जाती, जज साहब इंतजार कर रहे होते हैं नवाज शरीफ साहब का। भाई यार, ड्रामा करना वो भी ढंग का कर लो यार, कुछ ढंग का। लेकिन ये कि बस अब क्या बताऊं मैं। सर अब तो बिलावल भुट्टो का जिक्र हो रहा है कि उनको ला रहे हैं। नहीं, जिसको नहीं, वो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं आएंगे, वो कहते हैं मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कुछ इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। क्या पता, ये कहते हैं ना, ये कौवा किसी के सर पे बैठते हैं, क्या पता है। देखें, मैंने एक ट्वीट किया था पिछले दिनों में। हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कहा था बांग्लादेशी मॉडल के बारे में हमने डिसाइड कर लिया, बांग्लादेशी मॉडल जो 10 साल का होता है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मुझे 10 साल चाहिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, मुर्शद को 12 साल चाहिए थे। तो मैंने उसके बारे में ट्वीट किया था कि आप इतने बड़े सियासी पंडित हैं, आपको ये नहीं पता कि इस कंट्री के अंदर 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है, आप 10 साल की बात करते हैं। ये मैंने ट्वीट किया था 6 या 7 फरवरी को। देख लें 8 फरवरी को क्या हुआ। फिर आप इस कंट्री के अंदर 10 घंटे के बाद का फैसला के सर्कमस्टांसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अब ये क्वेश्चन आप पे है, आप ये फैसला करें कि जो मैंने सर्कमस्टांसेस बताए हैं, 32 लोग मारे जा चुके हैं, 50 अरब रुपए का नुकसान आपने कर दिया है, मैंडेट किसी का क्लियर नहीं है, आप आगे हैं या पीछे हैं, और एहतजाज की कालें दी जा रही, लोग सड़कों पे आवारा फिर रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, डायरेक्शनलेस, होपलेस, फ्यूचरलेस। आप खुद फैसला कर लें, आप आगे हैं या पीछे। अब बात करते हैं मानी शंकर साहब की, जो मैंने उनका जो आर्टिकल है डान के बारे में, उनमें भी पढ़ा, उनकी नजरियात के बारे में मैंने देखा। उन्होंने कहा, हिजर की राख अखबार के उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान। अब मैं उस पर यह भी बताना चाहूंगा आरजू, अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले सारे भारतीय हैं, इंडियन है। वो कैसे हैं? मेरे वालिद साहब 1929 में पैदा हुए थे, मैं उनका लड़का हूं, वो भारतीय थे, मैं भी भारतीय हूं। ये दूसरा, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि एंथ्रोपोलॉजी के जरिए लाइनें लगाने से कौमें अलग नहीं हो जाती। मेरे ख्याल में, मेरी समझ, ये लाइनें लगाई गई थी। हम ईस्ट वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो चुका है, हो गया, लोग कहते थे नहीं होगा। आज दौर वो चल रहा है कि अमेरिका और चाइना हालते जंग में है, लेकिन ट्रेड जारी है। भारत चाइना एक दूसरे के आमने सामने है, ट्रेड जारी है। साइंस एक की तरक्कियां हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन वाहिद एक ऐसा सिलसिला है हमारा कि मानी शंकर साहब ने फरमाया है कि अगर पाकिस्तान में मैं रहा हूं तो मुझे बहुत मोहब्बत मिली यहां से, इसमें कोई शक नहीं। उसके जवाब में शाहिद मलिक साहब हैं, वो भी पाकिस्तानी रिटायर्ड जर्मन डिप्लोमेट है। उन्होंने कहा कि मानी शंकर अय्यार लक्ष्मी मेंशन लाहौर में पैदा हुए थे। मैं ये भी बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, इस लाहौर के अंदर जो सबसे अच्छा खाने की जगह है उसका नाम आज भी लक्ष्मी चौक है। वहां पे सबसे अच्छा कॉलेज जो बनाया गया था उसका नाम दयाल सिंह कॉलेज है आज भी। वहां लाइब्रेरी दयाल सिंह लाइब्रेरी है, सर गंगाराम हॉस्पिटल है,
और ये यादें भी हैं, जख्म भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि मूविंग फॉरवर्ड, खुदा रहा ये नफरतों से आपने 76 साल क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया। इस सारा जो आर्टिकल डॉन में लिखा है उसमें जो मैं कंक्लूड ये करता हूं, दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये कहता हूं, लोग मुझसे एग्री नहीं करते, भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड टुगेदर, वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड इन पीस, वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड इन हार्मनी एंड लव। ये भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर भी लोग मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। इसमें मैं खुद उनमें शामिल हूं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में ऐसे लोगों को लीड करूं, उस ग्रुप को। मेरी ये ख्वाहिश होगी कभी दरवाजे खुले तो उस दरवाजे के सामने मैं खुद खड़ा हूं, ये मेरी ख्वाहिश है। और ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बड़े हकाइक से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ दौर में हम बहुत करीब आ चुके थे कश्मीर के हल के लिए, और इस दोनों तरफ से ये चीज इस आर्टिकल के अंदर जो लिखी गई है मानी शंकर अय्यार की तरफ से और शाहिद मलिक साहब की तरफ से, कि डायलॉग करना चाहिए चाहे कैसा भी हो, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मेरी ख्वाहिश भी यही, मैं समझता हूं डिप्लोमेसी की डेफिनेशन ही ये होती है कि करें जो मर्जी लेकिन दरवाजे बंद ना करें। डिप्लोमेसी के अंदर कहते हैं नेवर बर्न द ब्रिजेस, you have to remain optimistic, you have to be hopeful। जिस तरह वो अमन की आशा थी, वो एक प्रोग्राम के शुरू तो हुआ था लेकिन परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन अमन की आशा मेरे ख्याल में उसमें क्या हर्ज है, कोई हर्ज है। मैं खुद भारत जा रहा हूं, मैं आपको बताया था मैंने भारत जाना है, बड़ी उम्मीदों प्यार के साथ जा रहा हूं। बिल्कुल रिसर्च कर रहा हूं आजकल कि मैंने क्या क्या जाना है, मैंने क्या क्या खाना है वहां पे, किन किन जगहों पे जाऊंगा। और सिर्फ मैं यहाँ से प्यार लेकर जा रहा हूँ, प्यार लेकर आऊंगा। मैंने आपको भी वादा किया था आपके लिए यूपी की मिट्टी लेकर आऊंगा, जी बिल्कुल न्यू सर। दिल्ली से यादें लेकर आऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस दफा मैंने ये सोचा है कि मैं अपना इस ट्रिप के ऊपर रस्टिक एरिया देखूंगा। पहले मैं जब सरकारी डेलीगेशन या जिस तरह जाता रहा हूं, तो वो हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर रहना, वहां पे खासकर वो तो मुझे असली जो रस्टिक था वो नहीं देख पाता था। खैर रस्टिक मैंने खुद एक दो दफा ट्रिप पे गया हूँ, जिसमें मैं अमृतसर जाना हुआ मेरा, अजमेर शरीफ जयपुर जाना हुआ मेरा, इंदौर जाना हुआ। इंदौर आपको मैंने कहा था कि इट्स माय सेकंड होम। मेरी वहां पे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरी वहां पे आप ये कह सकते हैं रिश्तेदारी है। माय फादर लाइक फिगर भाटिया साहब हैं, ही माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, और सरदार हैं, सिख हैं। मेरा वहां जाना होगा। मैं भोपाल गया हूँ, भोपाल से मुझे बहुत प्यार है, वहां की लेक है, वहां मुझे इस तरह ही लगता है जिस तरह मैं स्विट्जरलैंड आ गया हूँ। बहुत प्यारे लोग हैं, इतना प्यार, इतना मोहब्बत है कि मैं बता नहीं सकता, कि मैं खुद उसका विटनेस हूँ। और मेरा दिल तो ये कहता है कि ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी फ्यूचर के अंदर। और दूसरा मेरी ख्वाहिश है कि कभी दरवाजे खुले दोनों मुल्कों के सबसे सामने आगे मैं खड़ा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल। मैं बल्कि क्लोजिंग पे आज मैं बल्कि कुछ देखने वालों से खासकर कुछ अच्छी चीजें भी शेयर करना चाहूंगा। मैं मुसलसल रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैंने दो चार चीजें, एक हार्वर्ड के डॉक्टर हैं, वो उनकी दो चार चीजें शेयर करना चाहूंगा मैं। एक तो वो ये थी, उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल होते हैं उसका सबसे बड़ा इलाज ये होता है कि हम उनको स्टार्व करें। रोजा देखना, फास्टिंग करना, हर मजहब के अंदर आपने देखा होगा कि फास्टिंग है। फास्टिंग कहते हैं कि आप फास्ट करें, बॉडी आपके कैंसर सेल जो होते हैं खुद ही खा जाती है। दूसरा सबसे अच्छी चीज उन्होंने रिकमेंड की है कि आप डार्क चॉकलेट खाएं, ज्यादा मिकदार में नहीं, थोड़ा सा खाएं, आपके जिस्म के लिए सबसे अच्छा है। विटामिन सी के लिए उन्होंने ब्लूबेरीज कहा, लेकिन हमारे उस एरियाज के अंदर ब्लूबेरी तो नहीं है, लेकिन ब्रोकली, गोभी के जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि वो विटामिन सी होता है। लीफी सब्जियां खाएं। और फिर उन्होंने सबसे ज्यादा जो कहा है कि बॉडी को डिहाइड्रेट ना करें, कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि पानी का ज्यादा, बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी में। आखिरी तीन चीजें जो उन्होंने भी कहा है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बिलखसूस, आप इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, इतना प्यार करते हैं। काइंडनेस, आप जहां जहां भी खड़े हैं, सुन रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ, आपके साथ जो बैठे हैं, खड़े हैं, उनके साथ काइंडनेस अब करके देखें। मैंने कई दफा ये कहा है, सुबह का आगाज करें, कोशिश करें निकलते ही बाहर नमस्कार, बल्कि मैंने एक नया लफ्ज सीखा है, नमस्कारम, उससे सुपरलेटिव नहीं। नमस्कार कहें, सलाम कहें, सत श्री अकाल कहें, झुक के मिलें,
12 बजे तक दिन के ये करके देखें, आप इतनी एनर्जी आपको वापस मिलेगी, आप सोच नहीं सकते, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। दूसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, घर में बर्तन धोने की कोशिश करें खुद, थेरेपी। मैंने जापानीज के बारे में पढ़ा है कि सफाई को एज अ थेरेपी इस्तेमाल करें। आप अपने घर के बाहर गली से कुछ चीज कोशिश करें, रोजाना की बेस पे कोई ना कोई ट्रैश उठा के ट्रैश बिन में डालें। उससे भी आपकी थेरेपी, आप खुद गेन करेंगे उसमें से कुछ। आखिरी चीज जो अर्ज करना चाहूंगा, मैंने जब भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान का प्यार एक दूसरे में होना चाहिए, लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि लफ्ज इम्पॉसिबल के अंदर ही पॉसिबल मौजूद है। पॉसिबल से इम्पॉसिबल हुआ है, इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि हम जो चीज इम्पॉसिबल कह के दरगुजर कर देते हैं, उसको पॉसिबल करने की कोशिश करें और अच्छी सोच रखने की क्या हर्ज है। और दूसरा, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मैं आजकल एक एक्सरसाइज ये कर रहा हूं कि नेगेटिव चीज, किसी चीज की कंप्लेन नहीं करनी। अगर करनी है तो अपने आप को रोक लेना है। किसी से कई दफा हम कहते हैं जी आपकी तबीयत कैसे, कहते हैं यार बस आज ढीला डालो, ये ना अच्छी है, दिन अच्छा है, अच्छा है। कोशिश करें अपने दिन को, हर दिन को इसी तरह सेलिब्रेट करें जिस तरह दिस इज आवर लास्ट डे ऑन द प्लेनेट। मैं ये एक्सरसाइजें खुद करने की कोशिश कर रहा हूं, और दिन में एक दिन नेचर में गुजारने की कोशिश करें। मैंने अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले सूरज को देखें, आप सूरज की रोशनी में जाएं, सूरज की तरफ देखें ना, लेकिन सूरज की रोशनी में जाएं। आपकी बॉडी का साइकिल ठीक हो जाएगा एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही। लेकिन सर पाकिस्तान में तो जो लोग रहते हैं वो रोज ऐसे ही उठते हैं कि बस आज ही आखिरी दिन है, क्योंकि यहाँ का कोई कुछ पता नहीं, तो ये वाली एक्सरसाइज सब लोग करते हैं। लेकिन बाकी बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन सर लास्ट में जाते जाते अमेरिका ने भी इलेक्शंस के ऊपर बात की है, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर। देखिए, रो खन्ना साहब हैं जिन्होंने, भारतीय नजाद है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी काफी दफा उनसे मुलाकात हुई है। इसमें मुझसे पहले भी किसी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है, कि कंसर्न क्या है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके पीछे पीटीआई के जो लॉबी डॉलर हैं वो काम कर रहे हैं। वरना मैं ये क्वेश्चन रो खन्ना साहब से पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपका अपना कंट्री कौन चला रहा है। जो बाइडेन साहब को तो पता ही नहीं है कि बेचारे, जिस तरह उनके बारे में अगले दिन एक इंडिपेंडेंट काउंसिल जो थी, जो उन्होंने कहा है कि उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनका लड़का कब मरा था, उन्हें ये भी याद नहीं कि वो वाइस प्रेसिडेंट कब थे। और उसी को जब उन्होंने डिनाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो जो इजिप्ट के फतह सीसी को कह रहे थे कि इज अ मैक्सिकन प्रेसिडेंट। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने इतराज, उनको ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि लोगों को इतराज ये था, इंटरनेशनल इसको ऑब्जर्वर देख रहे थे, इसको मुसलसल देख रहे थे। कई हलकों के अंदर बैलेट बॉक्स खत्म हो चुके थे। उस दिन 4 बजे के बाद सुबह दूसरे दिन तक सिर्फ 3% रिजल्ट आए। फॉर्म 45, 47 जो लगाया जाता है बाहर, वो नहीं लगाए गए थे। कंसर्न है, इसमें कोई शक मौजूद नहीं है। लेकिन आरजू अगर देखा जाए, और उसमें मैंने आपको बताया जिस तरह ओन चौधरी साहब हैं, चकवाल के अंदर जिस तरह हुआ है, कई हलकों के अंदर इस तरह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पता था सबको, जब 3 दिन पहले अखबारों में ऐड दे दी गई थी कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है, जब अदालतें जज इंतजार कर रहे थे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए, तो ये हर दीवार पे लिखा था कि आपके अंदर इलेक्शन किस तरह। और आपकी इतला के लिए अर्ज है आरजू, ये पहले इलेक्शन जो है ये डूबियस नहीं है। आपके पाकिस्तान में 1951 के बाद, उससे पहले तो आप 47 में तो आजाद हुए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है अब्बासी साहब, ये उनके अल्फाज है कि पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन बहरहाल देखते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी काफी नाम लिया जा रहा है, उन्होंने भी डिमांड रख दी है पीपल्स पार्टी ने। अब देखते हैं कहां तक उनकी सुनी जाती है। थैंक यू सो मच, क्या जा पाए। थैंक यू।